नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग औद्योगिकरण का युग स्टैंडर्ड 10th NCERT सिलेबस में ये चैप्टर पढ़ना है। औद्योगिकरण का युग। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे इस चैनल से NCERT हिस्ट्री का 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुका है, 10 अभी चल रहा है और इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर और बचेगा। उसको फिनिश कर देने के बाद 11th और 12th पढ़ाया जाएगा। तो हिस्ट्री एक जगह है, NCERT का हिस्ट्री 6 से लेकर के 12 तक अवेलेबल रहेगा, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जगह एकत्रित मिले सारा चैप्टर, तो बेनिफिशियल रहेगा। इसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके आपके लिए चैप्टर पढ़ाने में जा रहा हूँ। तो आज का इस चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, स्टैंडर्ड 10th NCERT बुक, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये डॉन स्टार्टिंग के समय, जब कोई चीज़ स्टार्ट हो तो उसको बोला जाएगा डॉन, उषा काल, सुबह सुबह, अर्थात डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब सेंचुरी के आरंभ में ही, सेंचुरी की शुरुआत के साथ ही डॉन ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी शुरू हुई और उसी में क्या हुआ यह है। तो मार्च एंड 2 स्टेप, ये 2 स्टेप का दिखाया गया सिंबल, ये पेंटिंग है। तो पिक्चर क्या शो करता है, सो आप देखिए। डॉन ऑफ द सेंचुरी, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क एवं इंग्लैंड 1900। ये पेंटिंग है जिसको E.T. पॉल ने बनाया। इसमें ये क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है, ये देखिए, इसके हाथ में एक मशाल, 2 स्टेप, ये प्रोग्रेस, चारों तरफ मशीन, यहाँ 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 सब देखिए, ये मशीनें दिखाई गई हैं। तो इस सेंचुरी में शुरुआत में ही ये आपको ये मशीनीकरण को शो करता हुआ ये पेंटिंग है। इंसान चारों तरफ से पेंटिंग से लैस है, पेंटिंग मतलब मशीनों से लैस है। यही है सेंचुरी की पहचान, जिसमें मशीनीकरण हो गया है। मशीनों का महत्व शो करने वाला यह पेंटिंग है। ठीक है। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए, ध्वजा मतलब झंडा, प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाना, मशीनीकरण के सहारे यह दुनिया आगे बढ़ने वाली है। यह इस पिक्चर से साबित होता है। मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में भी और ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य, ओरिएंट अर्थात पूर्वी इलाके का अलादीन है,
जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी का जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों और आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। ठीक है, तो ये आपको अलादीन का चिराग पूरब में और पश्चिम में मशीनीकरण, दोनों को बराबर माना गया। मशीनों ने भी चमत्कारी परिवर्तन किए, जैसे वो कुछ जादू हो। तो अलादीन का जादू और जादुई चिराग वो क्या है? तो मशीन है जो इंसान के हाथ में है। तो इस पाठ में हम लोग इसी विषय में पढ़ेंगे, औद्योगिकरण की कहानी अर्थात मशीनीकरण की कहानी। अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। जिस समय की ये बात है, जिस समय ये पेंटिंग बनी थी, उस समय आप जानिए कि नई बात थी। लोग बहुत कुतूहल के साथ इनको देखते थे, लेकिन आज ये जनमानस का हिस्सा है, लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं ये चित्र। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति या आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों और पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। वहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। भारत में क्यों हुआ? क्योंकि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज़ों के जो यहाँ जो हुआ वह भारत में भी हुआ। भले ही उसका रूप थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन हुआ भारत में भी। ठीक है। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण का अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं, जो मजदूर उद्योगों में काम करते हैं, उन्हें औद्योगिक मजदूर कहते हैं। जो कृषि में कार्य करते हैं वो कृषक में हुए, वो कृषि मजदूर हुए। तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं,
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो या किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। आदि इसका अपोजिट होता है अंत। आदि और अंत। तो आदि औद्योगिकरण मतलब शुरुआती औद्योगिकरण कैसे हुआ, उसमें क्या है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। रुख मतलब गांवों की तरफ ताकने लगे थे, देखने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। शहरों में गिल्ड्स जो व्यापारिक घराने थे वे ताकतवर थे, इसलिए नए लोगों को गांवों में ही विकल्प मिला, वे गांवों की तरफ बढ़े। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। गांवों में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, पिछले साल मतलब पिछले क्लास मतलब स्टैंडर्ड 9th में, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेड़ियाँ, सब्जियाँ, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान अर्थात उनको कॉटेजर कहा जाता था, जो कॉटेज में रहते थे, झोपड़ियों में, और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसीलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए और सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलर्ज और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसीलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा। फिनिशिंग सेंटर लंदन हुआ। ठीक है,
तो इस पाठ में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड देखे। वो रहा आपको स्टेपलर। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समीटता है। और कार्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ये सारे कार्य स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था और इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास, कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना और कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थीं। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांवों में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप्स में अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित है? जिस तरह इतिहासकार छोटी वर्कशॉप की बजाय औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह इस बात का एक बढ़िया उदाहरण है।
कि आज हम अतीत के बारे में जो विश्वास लिए हुए हैं वे इस बात से तय होते हैं कि इतिहासकार भी सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं और कुछ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। तो पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से 2 गुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन इसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। प्रौद्योगिकीय बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर यह बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर और व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए हम भाप इंजन का उदाहरण लेंगे। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन करके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग के में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। इसीलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी।
उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों, शराबखानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थीं। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं, बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी।